दोस्तों नमस्कार। हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत करने वाले उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि ये टेक्निक हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें मटेरियल्स क्या लगेंगे? कौन से ऐसे फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना हाइड्रोपोनिक्स की हम शुरुआत ही नहीं कर सकते? और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इस काम को आसान बना सकते हैं? पिछले 1 वर्ष से हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो बना करके इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेहद कंपल्सरी हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थोड़ी बहुत आवश्यक है, हम लेंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं भी लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रोडक्ट की 2 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और जिन प्रोडक्ट्स में आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं उनके इस्तेमाल करने के लिए, उसे भी हम अपनी तरफ से मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला फंडामेंटल चीज है वो है हाइड्रोपोनिक्स में यूज होने वाले न्यूट्रिएंट्स। हमने स्क्रीन पे सारे नाम दिए हुए हैं, ये वो बेसिक सॉल्ट हैं जिनके जरिए हाइड्रोपोनिक्स में किसी भी प्लांट की न्यूट्रिशन रेसिपी तैयार की जाती है। हमने अपने वीडियोज में लीफी वेजिटेबल की रेसिपी दिया हुआ है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की रेसिपीज और उनका न्यूट्रिशन फार्मूला चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा सेशन अटेंड कर सकते हैं या हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों न्यूट्रिएंट्स के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पीएच को बैलेंस करने वाली चीजें। तो ये होता है नाइट्रिक एसिड जो कि पीएच को डाउन करने का काम करता है और नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी होता है प्लांट्स के लिए। और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि पीएच को अप करने का काम करता है और ये पोटेशियम का सोर्स होता है। इट मींस जब कभी भी हम पीएच को बैलेंस करने के लिए नाइट्रिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ पीएच को बैलेंस करते हैं बल्कि उसके साथ साथ प्लांट्स को प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है पीएच मीटर। पीएच मीटर आज मार्केट में अलग अलग मॉडल के आते हैं, हमने कई सारे मॉडल्स चेक किए। ये व्हाइट कलर का, ये येलो कलर का, इनका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होता है। कुछ ब्रांडेड पीएच मीटर्स भी आते हैं बट उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि शायद बिगनर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते या वो परचेज ना करना चाहें। तो उनके लिए हम कुछ ये ठीक ठाक क्वालिटी के पीएच मीटर इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पर्पज को फुलफिल करते हैं। इन पीएच मीटर्स में कोई भी कंपनी हमको कोई गारंटी या वारंटी नहीं देती है, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इतने 3 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं कि ये पीएच मीटर जो 700-800 रुपीज की रेंज के होते हैं ये हमें 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक अच्छी सर्विस दे देते हैं। एक बात हम खास तौर पर बताना चाहेंगे कि पीएच मीटर जो ये नॉर्मल क्वालिटी के पीएच मीटर आते हैं इनमें भी 2 क्वालिटी है। एक पीएच मीटर आता है जो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक एक्यूरेसी शो करता है, आप उसे हरगिज इस्तेमाल ना करें। हमने शुरुआत में इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से हम बहुत दिनों तक ये परेशान थे। ये जो हमारा पीएच मीटर है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक पॉइंट्स को शो करता है और ये ऑटो कैलिब्रेशन मोड पे आता है। इसका मतलब आपको इसके पीछे स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको कैलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मीटर को ही सबसे ज्यादा हमें सॉफ्टली और बारीकी से इस्तेमाल करना होता है। हमेशा यूज करने के बाद इसके जो हेड है इसको डिस्टिल वाटर से या आरओ वाटर से प्रॉपरली वॉश कर दीजिए क्लीन करके, और ये जो प्रोटेक्टिव कैप है इसे लगाना ना भूलें। इट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हमें कंप्लीटली ड्राई नहीं होने देना है। पीएच मीटर के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कॉम्बिनेशन में ही रहती है पीएच मीटर के साथ में वो है टीडीएस मीटर। अब दोस्तों टीडीएस मीटर 2 प्रकार के हमें मार्केट में मिलेंगे। एक जिसमें टीडीएस के साथ साथ ईसी मीटर भी होता है और एक सिंपल टीडीएस मीटर होता है। ये डिवाइस रिलेटिवली थोड़ा सस्ती होती है और ईसी मीटर वाली डिवाइस थोड़ी महंगी रहती है। तो ये डिवाइसेस रफ एंड टफ होती हैं, आप इन्हें इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों टीडीएस मीटर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो आपके पास होना कंपलसरी है वो है वेइंग स्केल। वेइंग स्केल मतलब फर्टिलाइजर का वजन तौलने वाली डिवाइस। अब हाइड्रोपोनिक्स में जब हम शुरुआती स्टेज में काम करते हैं तो वहां पे हमें जो फर्टिलाइजर्स की या न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी मेजर करनी होती है वो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज होती है, कुछ ग्राम में हम लोग मेजर करते हैं। तो उसके लिए बड़े वेइंग स्केल इस्तेमाल नहीं होते, ऐसे पॉकेट वेइंग स्केल हमें जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप एनएफटी या डीएफटी सिस्टम में काम कर रहे हैं, अपने प्लांट्स को, लीफी वेजिटेबल्स को इस तरह के सिस्टम में लगा रहे हैं, तो वहां पर वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए यानी वाटर को पंप करने के लिए एक छोटे से वाटर पंप की रिक्वायरमेंट होती है।
ये वाटर पंप नॉर्मली दो तरीके के साइज में आपको मिलेगा। ये जो मेरे हाथ में वाटर पंप है, दिस इज ऑफ 18 वॉट, 18 वॉट का वाटर पंप है, और ये ग्राउंड लेवल से लगभग 5 फीट की हाइट तक सफिशिएंट प्रेशर में वाटर फ्लो करता है। अगर आपके सेटअप का साइज 5 फीट से ज्यादा है, मींस 6 फीट या 7 फीट तक है, तो बेटर होगा कि आप 40 वॉट का वाटर पंप इस्तेमाल करें। दोस्तों, वाटर पंप के बाद अब डीएफटी सिस्टम में जब हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हमें नेट कप्स की आवश्यकता होती है। हमने अपने शुरुआती वीडियोज में डिस्पोजल ग्लासेस से नेट कप बनाया था, उसमें होल करके प्लांट्स लगाए थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था वो हमारा फेल हुआ था, क्योंकि डिस्पोजल्स में बहुत प्रॉब्लम भी आती है और उसमें प्रॉपर होल नहीं होते हैं जहां से रूट्स बाहर आ सके। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप स्पेसिफिक जो नेट कप्स होते हैं उन्हें ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये जो नेट कप्स हैं ये अलग अलग डायमेंशन में आते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नेट कप है वो है 3 इंच नेट कप, 3x3। इट मींस इसका जो डायामीटर होता है ये भी 3 इंच का होता है और इसकी जो हाइट होती है ये भी अप्रॉक्स 3 इंच की होती है। तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये नेट कप अप्रोप्रिएट होता है। सेकेंड थिंग, 2 इंच के नेट कप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो साइज के नेट कप लिए हैं जिनका जो डायामीटर है यानी फ्रंट का डायमेंशन वो 2 इंच ही है, लेकिन इनकी साइज का डिफरेंस है। ये 2x2 कहलाता है क्योंकि इसकी हाइट भी 2 इंच होती है, और ये 2x4 कहलाता है। 2 इंच के मुकाबले हमें 2x4 इंच का नेट कप डीएफटी राउंड पाइप्स के लिए ज्यादा अच्छा लगा। इसका रीजन ये है, मैं बता दूं, दोनों ही यूजफुल है। अगर आपके पास स्क्वायर पाइप है 50 वाली व्हाइट कलर की, उनमें अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं तो आप सिंपल 2 इंच का नेट कप का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप राउंड पाइप 4 इंच वाली यूज कर रहे हैं डीएफटी, तो उनके लिए आप 2x4 इंच का नेट कप इस्तेमाल कीजिए। इस दोस्तों, डीएफटी सिस्टम में जब हम वाटर सर्कुलेट कराते हैं तो उस वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट्स के द्वारा अपटेक कर ली जाती है। अगर पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी वजह से रूट रॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि जड़ों के सड़ने की समस्या हो जाती है। तो पानी में अलग से ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं छोटे साइज के एयर पंप। ये वही एयर पंप है जो आप लोगों ने एक्वेरियम में, फिश एक्वेरियम में बबल्स उठते हुए देखा होगा। इस एयर पंप के साथ में ये एयर पाइप होती है जिसके थ्रू एयर टैंक के अंदर जाती है, और इस एयर पाइप के साथ कनेक्ट करने के लिए छोटी सी एयर बॉल होती है। ठीक है, ये हिस्सा टैंक के अंदर जाएगा और पाइप का दूसरा हिस्सा इस पंप के साथ कनेक्ट होगा। ये 3 वॉट का छोटा सा एयर पंप होता है। इसको इस्तेमाल करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे जिस जगह पे भी इंस्टॉल करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसके ऊपर पानी ना गिरे। सपोज आपने आउटडोर में लगाया हुआ है और बारिश का मौसम होता है तो आपको इसे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर इसमें पानी गया तो ये खराब हो जाएगा। समय एक दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि इस एयर पंप को हमेशा टैंक से ऊपर लगाइए। इसका मतलब कि ये एयर पंप कहीं ऊंचाई वाली जगह पे आपको फिक्स करना है। यहां से एयर पाइप आएगी और एयर पाइप के दूसरे एंड पे ये बॉल आएगी और ये बॉल जाएगी टैंक के अंदर। दोस्तों, जब बात ऑक्सीजन की आई है तो एयर पंप से कई बार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, या जितनी होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं रहती। तो उसके लिए हम लोग अपने हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है। ये हमारे सिंपल वाटर की तरह ही है, सिर्फ इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा है, और उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से हमारे न्यूट्रिशन टैंक में बहुत सारी ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हो जाती है। प्लस किसी भी तरीके का अगर फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है तो ये उसे भी किल करने में मदद करता है। डियर फ्रेंड्स, जब आपके प्लांट्स कुछ बड़े होते हैं तो वहां पर बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट और पेस्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं। इस तरीके के हजारों हजारों इंसेक्ट हमारे नेचर में मौजूद हैं, और जब आप कहीं पे अपने गार्डन एरिया में प्लांटेशन करते हैं तो वहां पर ये मेहमान आ जाते हैं और हमारे प्लांट्स को डैमेज करना शुरू करते हैं। तो इन इंसेक्ट को अपने गार्डन एरिया में कंट्रोल करने के लिए और रिपेल करने के लिए हम लोग 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक होता है नीम ऑयल। नीम ऑयल ये कई प्रकार के इंसेक्ट को रिपेलेंट का काम करता है। इसकी तेज स्मेल से वो कीड़े हमारे पौधों में आके नहीं बैठते हैं, और दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होने की वजह से हमारे और नेचर के लिए किसी भी तरीके से हार्म भी क्रिएट नहीं करता है। इसे लगभग 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना होता है। स्प्रे हमेशा शाम के वक्त कीजिए, कभी भी कड़ी धूप में या दोपहर के वक्त स्प्रे ना करें, उस वक्त पौधे
स्ट्रेस में होते हैं, अचानक से ठंडा पानी उनके ऊपर पड़ने पे तकलीफ होती है उन्हें। दोस्तों ये जो नीम ऑयल है ये वाटर सॉल्युबल है। बाजार में कुछ ऐसे नीम ऑयल भी आते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ऑयल वैसे भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बट इस नीम ऑयल में कुछ इमल्सिफायर ऐसे मिलाए जाते हैं जो इसे पानी में घुलने में मदद करते हैं। तो इसलिए बेटर होगा अपने गार्डन के लिए आप वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल का इस्तेमाल करें फॉर इंसेक्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट मैनेजमेंट की ही अगली सीरीज में एक और नेचर फ्रेंडली मटेरियल होता है, वो है येलो एंड ब्लू ट्रैप। इन्हें जैसा आप इमेज में देख रहे हैं अपने गार्डन एरिया में प्लांट से कुछ ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये स्टिकी ट्रैप होते हैं, यानी इनमें चिपचिपा ग्लू लगा होता है। येलो कलर होने की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट इन्हें फ्लावर समझ के यानी फूल समझ करके बैठते हैं और ग्लू होने की वजह से इसमें ही चिपक जाते हैं। इससे प्लांट्स के आसपास मॉनिटरिंग भी हो जाती है कि किस प्रकार के इंसेक्ट हमारे गार्डन में आ रहे हैं, और येलो ट्रैप की वजह से बहुत सारे एरिया के इंसेक्ट इसमें आकर के चिपक जाते हैं और वो हमारे प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचा पाते। दोस्तों जब आप डीएफटी सिस्टम में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप एक न्यूट्रिशन टैंक में, एक रिजर्वायर में न्यूट्रिशन स्टोर करके रखते हैं। उस न्यूट्रिशन का टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर अगर जाता है तो हमारे प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है, रूट रॉटिंग की समस्या होती है। उस टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करने के लिए एक डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, यह है थर्मोमीटर। ये छोटा सा थर्मामीटर है डियर फ्रेंड्स, जिसमें एक छोटा सा प्रोब होता है जिसको हम लोग न्यूट्रिशन टैंक के वाटर में डिप कर देते हैं और यहाँ पर उसकी रीडिंग शो होती है। ये होना बहुत कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप एटलीस्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन टैंक का जो वाटर है उसका टेम्परेचर तो कहीं एक्सेप्टेड रेंज से ऊपर तो नहीं जा रहा है। दोस्तों इसी लिस्ट में एक छोटी सी डिवाइस बहुत यूजफुल होती है, वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये बॉक्स के अंदर पैक है और ये वो है जो हम अपने रूम में या अपने गार्डन एरिया में रखते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर का वर्क क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है हमारे गार्डन एरिया का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर करना। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी मॉनिटरिंग यानी वो ह्यूमिडिटी वो रेंज में है या नहीं, इसके लिए हाइग्रोमीटर होती है। डीएफटी सिस्टम में काम करने वाले बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमें वाटर पंप कितनी देर के लिए ऑन करना है। तो वैसे तो वाटर पंप को आप मैक्सिमम टाइम के लिए ही ऑन रखिए, ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप पंप को थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसे 1 घंटे के लिए ऑन कीजिए और 15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। लेकिन ये काम मैनुअल करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आपको हर 1 घंटे में अपने स्विच के पास जाना होगा, उसे बंद करेंगे, फिर 15 मिनट बाद उसे ऑन करेंगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप चाहें तो ये छोटा सा डिजिटल टाइमर होता है जो कि आपकी समस्या को आसान बना देता है। इसमें हम लोग 16 ऑन एंड ऑफ के प्रोग्राम डाल सकते हैं, यानी एक बार इसमें प्रोग्रामिंग हमने कर दिया, फिर इसका कनेक्शन हम अपने पावर बोर्ड से कर देंगे और यहाँ पर अपने वाटर पंप का कनेक्शन कर देंगे। सिंपल सा टेक्निक है। अब आपके अब्सेंस में भी ये डिवाइस ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ करती रहेगी। तो ये डिवाइस भी 100% कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपके ईज के लिए है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा खास जरूरत इसकी नहीं है। दोस्तों जब आप वाइन क्रॉप जैसे कि कुकुम्बर, लौकी, जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं यानी कि ऊपर चढ़ती हैं, क्रीपर्स होते हैं जो, ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए यानी ऐसे प्लांट्स को ऊपर चढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है थ्रेड की। अब हम लोग अगर नॉर्मल थ्रेड इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी सड़ करके टूट जाता है, उसके ऊपर धूप लगती है, बाहर आउटर एनवायरनमेंट में वो गर्मी खाता है, नमी खाता है, तो वो बहुत जल्दी सड़ के खराब हो जाता है। तो उसके लिए ये कुछ स्पेशल थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ सिल्क या रेशम जैसा धागा होता है। इसकी लाइफ नॉर्मली 2 ईयर टू 3 ईयर होती है, यानी 2 से 3 साल ये आराम से चलता है। बहुत मजबूत होता है, इसके ऊपर 20 केजी या 30 केजी का भी लोड देने पर ये नहीं टूटता। और ये हमारे प्लांट्स को टाई करने के लिए और हमारे प्लांट्स को ऊपर चढ़ने के लिए सबसे अच्छा थ्रेड होता है। इस थ्रेड को ऊपर किसी वायर में हैंग कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के जे हुक का या कि फिर इस तरीके के एच हुक का। जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं, ये हमारे गार्डन की पिक है और इसमें आप देखिए कि कुछ जगहों पे जो टोमेटो टाइप प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट मैक्सिमम 6-7 फीट या 8 फीट तक होती है, उनके लिए हम लोग जे हुक का इस्तेमाल करते हैं। एच हुक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ऐसे प्लांट के लिए जिनकी हाइट 8 फीट से ज्यादा होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्यूकुम्बर प्लांट हो गया, वो कम से कम 10 फीट या 12 फीट की हाइट पकड़ता है। चेरी टमाटो प्लांट 25 फीट की हाइट पकड़ता है, तो उसके लिए हम लोग एच हुक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहले इस तरीके से कुछ हमने धागे को लपेट दिया और फिर एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पर लपेट लेंगे और फिर लास्ट में
यूं हम इस धागे को लटका देंगे। ठीक, जब प्लांट अभी हमारा छोटा है तो वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लगभग 4 फीट की हाइट पकड़ते पकड़ते उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उन फ्रूटिंग की हम हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, तब तक भी वो प्लांट आगे बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्लांट 8 फीट की हाइट पकड़ लेगा और इस एच हुक के पास आ जाएगा। उस वक्त तक उसके नीचे की फ्रूटिंग और नीचे की पत्तियां सब खत्म हो चुकी होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस धागे को धीरे धीरे अनरोल कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो पौधा है वो फिर से नीचे आ जाता है और उसमें जो फ्रूटिंग की स्टेज है वो हमारी रेंज में यानी कि 6 to 8 फीट की हाइट पे ही रहता है। तो टोमेटो प्लांट्स को इन धागों के साथ बांधने के लिए, आसानी से बांधने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के प्लांट क्लिप का। इसका ये हिस्सा जो जुड़ा हुआ है ये धागे को पकड़ता है ऐसे, और इसके रिंग वाले हिस्से में हम प्लांट की कोई स्टेम रखते हैं और इसको यूं यूं करके लॉक कर देते हैं बस। तो अब ये इस हिस्से ने इस धागे को पकड़ लिया है और ये हिस्से में टोमेटो प्लांट आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों सीडलिंग तैयार करने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कोकोपीट चीप एंड बेस्ट मटेरियल होता है सीडलिंग तैयार करने के लिए भी, और ग्रो बैग में टोमेटो बॉटल गार्ड जैसे प्लांट्स को लगाने के लिए भी। तो इस तरीके के ग्रो बैग आते हैं बाजार में। ये बाहर से व्हाइट कलर के होते हैं और जब आप इन्हें खोल करके अंदर देखेंगे तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, ये HDPE मटेरियल है यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो कि धूप में या इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। इनकी लाइफ कम से कम 2 to 3 ईयर होती है और ये बहुत सस्ते भी होते हैं। अगर हम कोई फ्लावर पॉट लेने जाते हैं या कोई गमला लेने जाते हैं तो उनके मुकाबले ये बहुत ज्यादा सस्ते और इकोनॉमिक भी होते हैं। ठीक है, तो इन ग्रो बैग्स में आप लगाइए टोमेटो के 2 प्लांट, बॉटल गार्ड का 1 प्लांट, कुकुम्बर के 2 प्लांट। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि गर्मियों के मौसम में धूप से बचाने के लिए हम पौधों के ऊपर 50% का शेड नेट लगाएं या 80% लगाएं या 90% लगाएं, कौन सा शेड नेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शेड नेट का काम होता है या इंसेक्ट नेट का काम होता है हमारे प्लांट्स के ऊपर पड़ने वाली सनलाइट की इंटेंसिटी को कम करना, क्योंकि सूरज से बहुत ज्यादा तेज चमक हमारे प्लांट्स पे पड़ती है। तो उस इंटेंसिटी को हम मेजर कैसे करें, तो उसके लिए एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं लक्स मीटर। ये थोड़ी महंगी डिवाइस है, लगभग 1500 रुपीज की रेंज की आती है ये। तो ये खरीदना कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप सीरियसली हाइड्रोपोनिक्स बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो फिर आप ये डिवाइस ले सकते हैं। इसका ये व्हाइट कलर का सेंसर होता है जिसे हम लाइट की ओर यानी सूरज की ओर करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे इसकी रीडिंग शो करता है। जैसे मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जब मैं शूट कर रहा हूँ, बल्ब मेरे इधर राइट साइड में भी एक लगा हुआ है, तो ये जो रीडिंग दिखा रहा है दैट इज 700, 800, 900। आइडियल प्लांट ग्रोथ के लिए 30,000 लक्स से लेकर के 70,000 लक्स तक की लाइट एनफ होती है। उससे ज्यादा लाइट होने में भी प्लांट ग्रोथ अफेक्टेड होता है और उससे कम रेंज होने पे भी प्लांट ग्रोथ में असर पड़ता है। तो ये डिवाइस आप चाहें तो ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। हम यहाँ पर लिस्ट में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि कौन सी डिवाइसेस और कौन सी मटेरियल आपके लिए आपके पास होना 100% जरूरी है और कौन से आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी नॉलेज और अपनी ईज को बढ़ाने। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस बार जब आप अपने हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत करेंगे या एक विचार अपने दिमाग में लेकर के आएंगे, उस वक्त आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कौन से मटेरियल लें और कौन से ना लें। इनके अलावा भी कुछ छोटे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम वीडियो के अंत में लगा देंगे, आप इनको देख लीजिएगा। एक खास बात कि जब कभी भी आप प्लांट्स लगाएं, चाहे वो सॉइल फार्मिंग कीजिए या हाइड्रोपोनिक्स कीजिए, सीड्स क्वालिटी बहुत हाई क्लास का होना चाहिए। तो आप अच्छी कंपनी के सीड्स खरीदें, चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या हम भी बहुत अच्छी और हाई ब्रांडेड कंपनी के जो सीड्स होते हैं उन्हें खुद भी यूज करते हैं और आप लोगों के लिए अपनी किट में शामिल करके रखते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।